कल हम लोगों ने इनकोडर्स कर लिया था स्टार्ट, या नहीं किया था? सर जी नहीं किया था तकरीबन, इनकोडर अभी नहीं किया। ठीक है, चलें फिर आज हम इनकोडर से स्टार्ट करते हैं। कल के लेक्चर में अगर किसी को कोई चीज समझ ना आई तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग डिकोडर्स किया था। ये कर लिया था हमने कि फुल एडर किस तरह हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये नहीं किया था कल, अच्छा दूसरी डिस्कशन स्टार्ट हो गई थी। अच्छा चलें यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये ओके, सो बेसिक आइडिया इज कि ये जो आपका डिकोडर होता है, इसकी जो आउटपुट्स होती हैं आपके पास, ये सबको स्लाइड नजर आ रही है इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग डिकोडर्स? जी सर। अच्छा, तो बेसिक आइडिया ये है कि ये जो आपका डिकोडर है, इसके ये जो आउटपुट्स हैं y0 से y7, ये एक हर आउटपुट एक मिन टर्म को करस्पॉन्ड करता है। यानी कि y0 1 तब होता है जब यहाँ पे 0 0 0 होता है, यानी कि x बार y बार z बार, तो y0 1 हो जाता है। इसी तरह से जब 1 1 1 होता है यानी x y z, तो y7 जो है वो 1 हो जाता है। और इस दौरान ये 3 इनपुट्स हैं 8 आउटपुट्स हैं, इसका मतलब है इसमें तमाम मिन टर्म्स जो बन सकती हैं 3 की, उन सब के आउटपुट्स आपको ऑलरेडी गिवन होते हैं। तो डिकोडर का एक फायदा जो है वो ये है कि आप इससे कोई भी बुलियन फंक्शन जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कुछ एडिशनल गेट्स डाल के। ठीक है, जिस तरह उसने एग्जांपल दी यहाँ पे फुल एडर की। ना फुल एडर में आपको पता है कि दो आपके आउटपुट्स होते हैं, एक सम होता है और एक कैरी होता है, एंड इट्स ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स एक्स वाई और कैरी एन। और ये भी जो आपका कैरी आउट है ये भी फंक्शन होता है एक्स वाई और कैरी इन का। तो फुल एडर के की जो बुलियन फंक्शन है वो है 1 2 4 एंड 7। इसी तरह से जो कैरी आउट का बुलियन फंक्शन है वो है 3 5 6 एंड 7। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम जो मिन टर्म्स हैं, अगर मैं सम इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ तो वी नो कि इट इज a sum of 1 2 4 and 7। so मैं y1 y2 y4 और y7 इनको अगर एड अप कर दूं तो मेरे पास सम आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपने नंबर्स अप्लाई कर दूंगा जिनको मैंने ऐड करना है। एक्स वाई पे जी इन जो है वो मेरा कैरी इन बन जाएगा, यहाँ पे मुझे सम आ जाएगा। इसी तरह से कैरी 3 5 6 एंड 7 है, तो कैरी को आप देखें y3 y5 y6 और y7, तो ये आपका कैरी आउट आ जाएगा। यहाँ पे आप दो अपनी बिट्स देंगे, कैरी इन देंगे, और यहाँ पे आपके पास सम आ जाएगा। तो इस तरह से ये तो एक एग्जांपल थी, लेकिन कोई भी बुलियन फंक्शन अगर आपको गिवन हो तो आप उसको डिकोडर्स के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये डिकोडर्स का फायदा है। तो ये उसने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि अगर आपके पास एक्टिव लो लॉजिक है, यानी वो जो हमने कल बात की थी जिसमें आप सब पे 1 देते हैं सिवाय एक के जिसको आप सिलेक्ट करते हैं 0 होता है, तो उस केस में आप नैंड गेट्स लगा के, अगर आपके पास एक्टिव लो वाला डिकोडर है तो नैंड गेट्स लगा के भी आप बुलियन फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो पॉजिटिव लॉजिक में और गेट्स लगा के, रिमेंबर दिस इज एक्चुअली एन और गेट, ये हमने पढ़ा था, ये हमारा और गेट है, इसको लगा सकते हैं, या फिर आप नैंड गेट लगा सकते हैं और कोई भी बुलियन फंक्शन इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है जी, इससे रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन हो या कोई चीज क्लियर ना हुई तो पूछ लें आप लोग। नो सर। ठीक है, चलो क्लियर है, ग्रेट। हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करें। अगला हमारा जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है इसका नाम है इनकोडर। इनकोडर जो है वो एग्जैक्ट ऑपोजिट है डिकोडर के। तो डिकोडर में आप एक कोड देते हैं और वो आपको एक आउटपुट दे देता है स्पेसिफिक। इसमें आप एक पर्टिकुलर इनपुट देंगे और उस इनपुट के लिए वो कोड जनरेट कर देगा। तो डिकोडर का ऑपोजिट है इनकोडर।
सो इनकोडर क्या करेगा, इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं. इट्स दिस इज अ 4-to-2 बाइनरी इनकोडर. सो इसकी 4 इनपुट्स हैं. फोर्थ उसने दिखाई भी नहीं है क्योंकि वो 0-0-0 के ऊपर होगी. बहरहाल दो आउटपुट्स उसने शो की हुई हैं, y1 और y0, और 3 इनपुट्स हैं x1, x2 और x3. और लेट्स से ये x1, x2 और x3 स्विचेस के साथ कनेक्टेड हैं. तो जब आप स्विच नंबर 1 को ऑन करेंगे तो ये x1 पे 1 चला जाएगा और ये बाकी दोनों जो हैं वो 0 रहेंगे. तो वो 1 का कोड जनरेट कर देगा बाइनरी के अंदर, जो कि है बेसिकली 0-1. सो y1 0 हो जाएगा और y0 0 हो जाएगा. इसी तरह से जब आप 2 को ऑन करेंगे स्विच को, तो ये आपका इनपुट बन जाएगा 0-1-0 और आपका आउटपुट होगा 1-0. इसी तरह जब आप 3 को करेंगे तो आपका आउटपुट बन जाएगा 1-1, जो बाइनरी में 3 बनता है. ठीक है, तो ये डिकोडर को ऑपोजिट कर रहा है. डिकोडर में हम यहाँ पे एक कोड देते थे और वो डिकोड करके आपको बताता था कि नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. यहाँ पे इनकोडर ऑपोजिट चल रहा है कि आप उसको एक नंबर देते हैं और वो उसको आपको उसका बाइनरी कोड जनरेट करके दे देता है. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Okay. One thing that you should remember is that only one switch should be activated at a time. मीनिंग के सिर्फ एक पे 1 होना चाहिए, बाकी पे नहीं होना चाहिए. 2 स्विचेस अगर आप इकट्ठे ऑन कर देंगे तो फिर आपको आउटपुट के ऊपर गार्बेज मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है वो उसको इनकोड नहीं कर सकता 2 को. उसको नहीं पता कि मैंने 1 का. जी सर, लेकिन अगर हमने 5 भी प्रेजेंट करना है जिसमें दो 1 आते हैं, तो इसमें क्या करेंगे? नहीं, 5 भी डिकोडर फिर आपका बड़ा होगा ना. फिर यहाँ पे आपका चौथा इनपुट होगा, यहाँ पे 5वां इनपुट होगा, और फिर आपकी आउटपुट्स भी 3 होंगी, 2 नहीं होंगी. 5 नंबर लिखने के लिए 2 बिट्स तो काफी नहीं है. फिर आपका इनकोडर बड़ा हो जाएगा. ये 4-to-2 है ना, फिर वो हो जाएगा मसलन 8-to-3. ठीक है, तो उसकी 8 इनपुट्स होंगी और 3 आउटपुट्स होंगी. फिर आप उसमें नंबर 5 को जब 1 करेंगे तो वो 5 का कोड जो 3 बिट में जो भी बनता है वो आपको देगा. ठीक है, सो ओनली 1 स्विच शुड बी एक्टिवेटेड एट अ टाइम. ये नहीं होना चाहिए कि आप 2 या 3 स्विचेस इकट्ठे ऑन करते हैं तो वो फिर उसको नहीं समझ आएगी कि अब मैंने किस का कोड प्रोड्यूस करना है, 1 का, 2 का या 3 का. अच्छा, सो इसकी हम यही अभी ये जो आपने सवाल पूछा तो ये आपके सामने ही आ गया है. दिस इज एक्चुअली ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर. ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर में इसकी हमारे पास 8 इनपुट्स हैं, I0 से लेके I7 तक, और हमारे पास 3 आउटपुट्स हैं, Y2, Y1 और Y0. ऑक्टल नंबर आपको पता है कि यहाँ 0 से 8 तक जाता है. तो जब आप उसको ये कोड देंगे जिसमें I0 1 होगा, यानी यहाँ पे आप 1 दे देंगे और बाकी सारे जीरोस होंगे, तो वो आपको 0-0-0 का कोड दे देगा. ठीक है, फिर जब आप I1 को 1 करेंगे तो वो 0-0-1 देगा. इसी तरह से जब आप I7 को 1 करेंगे तो वो 1-1-1 का कोड दे देगा. तो ये उसको वो क्या कर रहे हैं कि आपके जो 8 इनपुट्स हैं उनको उनका बाइनरी कोड आपको जनरेट करके दे रहा है. ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? सर ये बाइनरी कोड कैसे जनरेट होता है इसकी समझ नहीं आया. क्या चीज? ये बाइनरी कोड कैसे जनरेट होता है इसकी समझ नहीं. इनकोडर के थ्रू. इनकोडर का सर्किट क्या है? ये बाइनरी नहीं सर, ऑक्टल से बाइनरी कैसे जनरेट होता है? ये यहाँ पे ये ऑक्टल है ना, ये आपका एक नंबर है, यहाँ ये 1 से लेके 8 तक जा रहा है. ठीक है, तो ये आपका ऑक्टल है और ये बाइनरी कोड है, ये जो आउटपुट पे आ रहा है 0-0-0 से 1-1-1 तक. 1-1-1 बाइनरी में क्या बनता है? 1-2 है 7. ये 6 है. नो, 1-1-1 बाइनरी में क्या बनता है? 7. तो ये आपने देखें यहाँ पे ये 1 था और ये क्या था आपका इनपुट? I7.
सर वो सवाल ये था कि मतलब कि जो इनकोडर है उसके अंदर क्या कौन सा फंक्शन लगा हुआ है जिसके थ्रू ये इसको सॉल्व करके भेज रहा है? हाँ, तो ये तो बड़ा सिंपल है। ये तो बल्कि आपने ये तो मैं आपको अभी देने वाला था प्रॉब्लम, लेकिन चले बल्कि ये आप करें ना जरा। ये फंक्शन लगा हुआ है, ये किस तरह हुआ है? आप इसका कार्ड ऑफ मैप भी बना सकते हैं। अच्छा, आप इसने तो खैर सिंपल करके लिख दी कि मसलन y2 को अगर हम देखें, ये आपको मैं एक छोटा सा काम देता हूँ, ठहर जाए। ओके, सो लेट्स लुक एट y2। y2 जो है वो कब 1 है? y2 1 है जब i4 1 है, या i5 या i6 या i7। इनमें से जब भी कोई 1 होता है y2 1 हो जाता है, बाकी वक्त y2 0 रहता है। तो मैंने कह दिया i7 और i6 और i5 और i4, दिस इज द इक्वेशन फॉर y2। और ये y2 यहाँ पे आ गया और इसको मैंने इस तरह कनेक्ट कर दिया। इस तरह से अगर मैं y0 को देखूं तो y0 1 है जब i1 है, या i3 है, i3 1 है, या i5 1 है, और या i7 1 है। ठीक है, तो मैं y0 i7 प्लस i5 प्लस i3 प्लस i1। अब नाउ इट्स जस्ट अ सिंपल मैटर ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इट थ्रू दीज गेट्स। तो मैंने इनको और कर दिया, तो ये इसके अंदर है। ये आपका क्वेश्चन था? यस सर। ठीक है, देखिए एक बात आप याद रखें, आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं हो रही, वही बात है एग्जाम्स क्योंकि हो नहीं रहे, पढ़ कोई नहीं रहा। बात ये है कि जब आपके पास ट्रुथ टेबल आ गया ना, ये एक ट्रुथ टेबल है, ये आपकी इनपुट्स हैं और ये आपकी आउटपुट्स हैं। ठीक है, जब आपके पास ट्रुथ टेबल आ गया तो फिर आपको ये तो परेशान होना ही नहीं चाहिए कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर जो भी है वो तो आप उसके बुलियन फंक्शन से बना लेंगे। ट्रुथ टेबल से आप उसकी इक्वेशन बनाएं और इक्वेशन बना के उसको इम्प्लीमेंट कर लें। यहाँ पे उसने सिंपली इस तरह से किया है, आप इसको जो था वो कार्नोफ मैप से भी कर सकते थे। अलबत्ता कार्नोफ मैप से बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि 8 वेरिएबल्स हैं, तो वो 8 वेरिएबल का कार्नोफ मैप तो बहुत ही मुश्किल होता। लेकिन लॉजिकली अगर आप देखें तो ये इतना सिंपल था कि इसके लिए हमें कार्नोफ मैप बनाने की जरूरत नहीं है। हम थोड़ा सा अगर अपने दिमाग को इस्तेमाल करें तो हम देख के बता सकते हैं कि y1 किस तरह इंप्लीमेंट होगा, या y2 किस तरह होगा, या y0 किस तरह होगा, बिकॉज इट वाज क्वाइट सिंपल। ठीक है सर, वाई वेरिएबल्स वाले के मैप बन जाएंगे ना? नहीं बनेंगे ना, उसके y2 का के मैप आप बनाएंगे। यहाँ वेरिएबल कितने हैं? 8 वेरिएबल्स हैं, 8 वेरिएबल का के मैप बना लेंगे आप। सर नहीं, जो इसके नीचे वैल्यूज हैं, ट्रुथ वैल्यूज जो आई हैं, जो फंक्शन से निकली हैं, आई वाली से 0 0 0 1। नहीं, ये तो आउटपुट है ना, ये y2 तो आउटपुट है। तो कार्नोफ मैप जब बनाएंगे तो ओके, ठीक हो गया। वेरिएबल्स तो आपको देखो ना 8 चाहिए। इधर आप i7 और i6 लिखेंगे लेट्स से, इधर आप i5 i4 लिखेंगे, तो फिर बाकी भी तो आएंगे ना। तो इवन 5 वेरिएबल्स का मुश्किल हो गया था, 6 का मुश्किल हो गया था, 8 का किस तरह बनाएंगे? समझ रहे हैं बात? यस सर। हाँ, तो कई दफा आपको ना के मैप के बगैर भी थोड़ा सा देख के भी सोचना पड़ता है कि यार इसको मैं किस तरह इंप्लीमेंट कर सकता हूँ आसानी के साथ। ठीक है, अच्छा अब एक प्रॉब्लम ये हो सकती है, फॉर एग्जांपल इसमें हमने ये कहा कि भाई सिर्फ ना ये जो हमारी इनपुट्स हैं i0 से लेकर i7 तक, इनमें से एक इनपुट 1 होगी, बाकी सारी 0 होनी चाहिए। लेकिन व्हाट इफ फॉर एग्जांपल आप i7 भी 1 है और i6 भी 1 है, बाकी 0 है। अब ये क्या कोड जनरेट करेगा, किसका करेगा? एक प्रॉब्लम होगी ना कि i6 का करे या i7 का करे। ठीक है, क्योंकि कोड तो एक ही आना है ना आउटपुट के ऊपर, दोनों का इकट्ठा तो नहीं आ सकता। i6 का कोड और है और i7 जो है उसका कोड आपके पास और है। तो हमारे पास कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं जिसमें आपकी मल्टीपल इनपुट्स जो हैं वो 1 हो सकती हैं,
यानी यही सिनेरियो हो सकता है कि i6 भी 1 है और i7 भी 1 है। तो उस केस में कोड कौन सा आना चाहिए? तो उस केस के लिए हम लोग एक स्पेशल इनकोडर यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं प्रायोरिटी इनकोडर। प्रायोरिटी इनकोडर जो है वो ये देखता है कि जो इसमें से जो अगर मैंने i3 और i2 दोनों को 1 कर दिया है तो वो i3 का कोड जनरेट कर देगा, ठीक है। या अगर i2 1 है और i1 भी और ये भी 1 है और ये 0 है, ठीक है, ये बाकी सारे 1 थे, i2 भी 1 था, i1 भी 1 था और i0 भी 1 था, तो वो प्रायोरिटी देगा और वो i2 का कोड जनरेट कर देगा, यानी कि जो भी हाईएस्ट नंबर होगा उसका कोड आउटपुट के ऊपर आ जाएगा अगर आपने मल्टीपल 1s कर दिए। इसी तरह से अगर आप सारों को 1 कर देंगे i3 i2 i1 i0 तो वो i3 का कोड जो है आपको आउटपुट पे देगा, यानी 111 देगा। तो इस तरह के इनकोडर्स होते हैं, इनको हम लोग प्रायोरिटी इनकोडर कहते हैं। तो प्रायोरिटी इनकोडर की अब हम लोग अगर बनाएं ट्रुथ टेबल, तो प्रायोरिटी इनकोडर में उसमें उसने दिखाया कि जी आपकी 4 इनपुट्स हैं i3 i2 i1 एंड i0 और आपकी 3 आउटपुट्स हैं y1 y0 और v, ठीक है। सो वो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि 0 0 0 पे तो जाहिर है सारे जीरोस होंगे, ठीक है। 0 0 0 1 यानी i0 जो आपका सबसे छोटा नंबर है, जब वो 1 होगा तो आपका कोड आ जाएगा 0 0 1। अच्छा, उसके बाद अगली लाइन गौर से देखें, इसके अंदर वो कहता है कि अगर i3 0 है, i2 भी 0 है, i1 1 है और i0 को उसने डोंट केयर कर दिया। डोंट केयर क्यों किया है? क्योंकि अगर i1 1 है तो रिगार्डलेस के i0 क्या है, कोड 1 का आएगा, यानी 0 1 1 का कोड आएगा। इसको मैं 1 कर दूंगा तो भी यही कोड आएगा और इसको मैं 0 कर दूंगा तो भी यही कोड आएगा, क्योंकि ये कोड है 1 का, ठीक है। इसी तरह से अगर i2 जो है वो 1 हो गया तो इट डजंट मैटर कि i1 और i0 क्या है, मैं हमेशा ये कोड जनरेट करूंगा जो i2 का होगा। इसी तरह से अगर मैंने i3 को 1 कर दिया तो फिर इट डजंट मैटर कि मेरे बाकी इनपुट्स क्या है, मैं जो भी हाईएस्ट मेरा कोड होगा मैं उसको जनरेट कर दूंगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अ प्रायोरिटी इनकोडर, ठीक है। क्लियर है प्रायोरिटी इनकोडर क्या करता है? सर बड़ी वाली वैल्यू वाले को पहले ले लेगा ना, जैसे i3 बिल्कुल, i अगर आप i2। बिल्कुल तीनों जो भी जितने भी 1 होंगे ना, जितने इनपुट्स 1 होंगे उसमें से वो देखेगा कि हाईएस्ट वैल्यू कौन से वाले पे है, 1 है, और वो उसका कोड जो है वो जनरेट करके आपको देगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये उसने उसका कार्न ऑफ मैप बनाया है। यहाँ पे बनाया जा सकता था कार्न ऑफ मैप, क्योंकि ना ये सिर्फ 4 वेरिएबल्स थे, तो उसने i3 i2 i3 इधर ले लिया है और i1 i0 इधर ले लिया है, और फिर y1 और y1 y0 v तीनों के लिए उसने बनाया। एक का शो किया, ये y का उसने शो किया, y1 का बाकियों के नहीं किया। बहरहाल ये आपके बन जाते हैं और फिर ये आपका सर्किट बन जाता है ऐसे, ठीक है। चलिए आप लोग 5 मिनट। जी सर, जी, एनी क्वेश्चंस? सर जी यस सर। सर ये y0 का जरा एक बार दोबारा बता दें, ये i3 प्लस i2 डॉट i1, यही ये कहाँ से आया है यार? ये इसके लिए यस सर। आपको ना इसका कार्न ऑफ मैप बनाना पड़ेगा और फिर आप बता सकते हैं कि ये किस तरह से आया है, व्हाई नॉट। वैसे मैं आपको, यानी वैसे अगर आप देखें, आप एक सेकंड मैं इसको क्लियर कर लूं। ओके, सो y0 आप देखें 1 कहाँ है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है। बाकी जगह y0 0 है, तो इसकी इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी। ये यानी i1 शुड बी 1। हाँ नहीं, ये इस तरह से मैं नहीं बता सकता। हाँ, ये आप नहीं बता सकते, आपको इसका, बल्कि इट्स अ गुड एक्सरसाइज, आप जरा इसका कार्न ऑफ मैप बनाए ना, जहाँ डोंट केयर है डोंट केयर करके इसको सिंप्लीफाई करें। सो सारे स्टूडेंट्स शाबाश, y0 का कार्न ऑफ मैप बना के इसको जरा सिंप्लीफाई करके देखें कि ये इक्वेशन आती है या नहीं। So you have 5 minutes to do it. मैं तब तक अटेंडेंस डाउनलोड करने लगा हूँ।
तो इसका कार्न ऑफ मैप बनाएं, इसको करें। आज है अप्रैल 29, DLD 2A। जो स्टूडेंट कर ले वो फिर चैट विंडो में शेयर कर ले। जी किसी स्टूडेंट ने कर लिया? कर रहे हैं। अच्छा, करें आराम से।
हाँ जी, आर यू डन? हाँ यार, आगे चलें या आप कर रहे हैं अभी? सर कर रहे हैं हम। क्या कर लिए या आगे चलें? सर कर रहे हैं, 1 मिनट बाद सर। कर रहे हैं, अच्छा चलें, 2 मिनट में और वेट कर लेता हूँ, ठीक है। यार आप लोगों को इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये तो छोटा सा मसला था। करना ऑफ मैप बनाना है और उसको सिंप्लीफाई करना है। चलें, अब मेरा ख्याल है हम मजीद वेट नहीं कर सकते, हमने आगे भी मटेरियल कवर करना है, तो फिर आप ये बाद में करते रहें, अगर कोई कर ले तो वो सोल्यूशन शेयर कर सकता है। तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इनकोडर डिकोडर पेयर्स। ये सब लोगों को स्लाइड नजर आ रही है इनकोडर डिकोडर पेयर की? यस सर। अच्छा अच्छा, कई दफा हम इन पेयर्स को इस्तेमाल करते हैं डेटा एक एंड से दूसरे एंड पे भेजने के लिए। यानी आप, अगर मैं एक एंड के ऊपर लेट्स से ये लाहौर है, ठीक है, और ये है इस्लामाबाद, ओके, और मैं चाह रहा हूं कि मैं ये जो है ना, जब 7 स्विच को ऑन करूं तो यहाँ पे 7 नंबर ऑन हो जाए। इसी तरह से जब मैं स्विच नंबर 0 को ऑन करूं लाहौर में, तो इस्लामाबाद में 0 की लाइट ऑन हो जाए। अच्छा, अगर मैं इनकोडर्स और डिकोडर्स ना लगाऊं तो मुझे 7 ये 8 है ना, I0 से I7 तक, हर एक के लिए एक इंडिविजुअल वायर कनेक्ट करनी पड़ेगी। सो आई विल हैव 8 वायर्स गोइंग फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद हर स्विच के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली एक स्विच के साथ एक लाइट ऑन हो रही है तो 7 वायर्स चाहिए।
अच्छा, लेकिन अगर मैं इनकोडर और डिकोडर का पेयर इस्तेमाल कर लूं तो मुझे ये 7 लाइंस के लिए 7 स्विचेस के लिए सिर्फ 3 लाइंस ले जानी पड़ेंगी, Y2, Y1 और Y0 की, और ये यहाँ पे इनकोड होके डेटा जाएगा और यहाँ पे जाके इस्लामाबाद में डिकोड हो जाएगा और लाइंस जो है मेरी बच जाएंगी। तो कहाँ 8 मुझे चाहिए थी और यहाँ पे अब मुझे सिर्फ जो है 3 लाइंस चाहिए। तो 8 और 3 में तो इतना फर्क नहीं, बट थिंक अबाउट इट, फॉर एग्जांपल 5/32, अगर आपके 32 लाइट्स हैं या 32 स्विचेस हैं तो आपको एक तरह 32 लाइनें बिछानी पड़ेंगी। अदरवाइज अगर आप डिकोडर इनकोडर का पेयर इस्तेमाल करते हैं तो यू विल जस्ट नीड 5 वायर्स। तो आप देखें आपकी कॉस्ट की सेविंग कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिकोडर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं इनकोड करके इंफॉर्मेशन भेजने में, जिसमें हमारी जो फिजिकल लाइंस हैं वो बहुत कम इस्तेमाल होंगी। ठीक है, कोई एनी क्वेश्चन ऑन दिस? ओके, सो ये क्लियर है, इसकी यूटिलिटी भी पता लग गई आपको, कहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, चलें, आप लोग अगर अभी 25 + 10 35 40 मिनट का लेक्चर हो गया, ऐसा करते हैं कि हम 5 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं। इस वक्त टाइम हुआ है, एक सेकंड, इस वक्त टाइम है 12:25, तो 12:30 तक हम ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम आधे घंटे की क्लास दोबारा कर लेंगे। So you can take a 5 minute short break। अगर आपने फ्रेशन अप होना है तो ऐसा फ्रेश हो जाए तो फिर हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। So let's restart at 12:30।
चलें जी, ब्रेक खत्म हो गई है, अब हम स्टार्ट करते हैं। इस वक्त 29 अटेंडीज हैं, जितने एक सेकंड। अच्छा हाँ, मैं कहता इस वक्त 29 अटेंडीज हैं। जो लोग इस वक्त क्लास एक्चुअली सुन रहे हैं वो जरा हैंड रेज कर दें। सर माइक हैंड रेज नहीं हो रहा, लेकिन सर आई एम यानी क्लास में हूँ। ओके, ठीक है, 19 लोग हैं। ओके, चलें हैंड्स डाउन कर दें, हम आगे चलते हैं। सो हम लोगों ने ब्रेक पे जाने से पहले ये इनकोडर डिकोडर पेयर की बात कर ली थी। अब हम अपना अगला डिवाइस पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट के अंदर। अगेन ये भी डिवाइस जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर्स में भी हर जगह पे जो है इसकी बहुत ज्यादा यूटिलिटी है, हम लोग देखेंगे। तो दिस डिवाइस इज कॉल्ड मक्स, मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको मक्स कहते हैं, वैसे इसका पूरा नाम जो है वो मल्टीप्लेक्सर होता है। मल्टीप्लेक्सर करता क्या है? मल्टीप्लेक्सर ये करता है कि वो उसके मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 लेन्स हैं, 4 गाड़ियां हैं, ठीक है, और डिपेंडिंग ऑन कि ये आपने इसको सिलेक्ट किस तरह किया है, ये इसमें से एक कार को इधर अलाउ करेगा गुजरना, बाकी जो है वो नहीं गुजरेंगी जब तक कि आप उसकी सिलेक्ट लाइंस जो है उनको चेंज नहीं करेंगे, और वो होगा। तो ये पाथ एक देगा आगे मल्टीपल इनपुट्स को। ठीक है, सो इसका अगर मैं ये देखूं ब्लॉक डायग्राम मक्स का, तो क्या है कि मक्स का आप देखें कि इसकी 4 इनपुट्स हैं। समझ लें ये वो 4 लेन्स हैं, 4 गाड़ियां हैं, I0, I1, I2 एंड I3। ठीक है, और इसकी एक सिंगल आउटपुट है Y, विच वाज दिस सिंगल लेन जो आगे है। ठीक है, और ये सिलेक्ट लाइंस हैं S0 और S1। तो ये सिलेक्ट लाइंस डिसाइड करेंगी कि जो भी डेटा मेरा यहाँ पे है I0 का वो Y पे आएगा या I1 आएगा। सो मसलन जब मैं सिलेक्ट लाइंस को 0 0 रखूंगा तो वो I0 पे जो भी डेटा होगा वो Y पे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी I0 पे 1 होगा तो 1 आ जाएगा, 0 होगा तो 0 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इसको 0 1 करूंगा तो I1 कनेक्ट हो जाएगा, 1 0 के ऊपर I2 कनेक्ट हो जाएगा और 1 1 के ऊपर I3 कनेक्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे अगर इसका मैं ट्रुथ टेबल बनाऊं मार्क्स का, तो वो यही है कि S1 और S0 इसकी 2 इनपुट्स हैं। इनको जब मैं 0 0 करता हूँ तो Y के ऊपर क्या आता है? I0, यानी I0 1 है, 0 है, जो भी है वो I0 आ जाएगा। फिर 0 1 पे I1, 1 0 पे I2 और 1 1 के ऊपर I3। तो ये है मेरा मार्क्स। ठीक है, इस पे कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप। सो ये मल्टीपल इनपुट्स में से सिलेक्ट करता है कि कौन सी इनपुट मैंने आउटपुट को कनेक्ट करनी है। सर इसका पर्पस क्या है? इसके बहुत सारे पर्पस हैं। मसलन फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि यहाँ पे आ रहा है FM 92, यहाँ पे आ रहा है FM 93, यहाँ पे आ रहा है कोई और म्यूजिक के गाने और यहाँ पे कोई और म्यूजिक आ रहा है। ठीक है, डिजिटल में सिलेक्ट लाइंस आपकी स्टेशन की सिलेक्शन है। जब आप उसको 0 0 देंगे तो FM 92 यहाँ पे आपका स्पीकर कनेक्टेड है। ठीक है,
तो आपके मोबाइल के स्पीकर के ऊपर FM 92 के गाने आना शुरू हो जाएंगे। जब आप अगला बटन दबाएंगे तो FM 93 इस पे आ जाएगा, और जब आप अगला बटन दबाएंगे तो FM 94 इसके ऊपर आ जाएगा। क्लियर हुआ? ओके सर, ठीक है। सो इसका जो है वो मैं एक और भी पर्पस होता है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर तक। तो फिलहाल हम अभी इसको देख लेते हैं कि ये बनता किस तरह से है। तो सो इट्स वेरी सिंपल। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 2 to 1 मार्क्स बनाना है, 2 to 1 मार्क्स का मतलब है कि इसकी 2 इनपुट्स होंगी और एक आउटपुट होगी। आउटपुट तो मार्क्स की हमेशा एक ही होती है, तो इट विल बी 2 to 1 या 4 to 1 या 8 to 1, 16 to 1, कुछ भी हो सकता है। तो 2 to 1 मार्क्स जो है उसके अंदर बड़ा सिंपल सा है कि जब मैं सिलेक्ट लाइन को 0 करूंगा तो I0 आज कनेक्ट आ जाएगा, और जब मैं सिलेक्ट लाइन को 1 करूंगा तो I1 जो है वो आउटपुट पे आ जाएगा, जो भी आपका डेटा सोर्स है। अगेन जिस तरह से मैंने बताया कि कोई भी आपके डेटा सोर्सेज हो सकते हैं, या आपके चैनल्स हो सकते हैं, टीवी के चैनल्स हो सकते हैं, डिजिटल डेटा हो सकता है कि डिजिटल डेटा आपका हार्ड ड्राइव से आएगा या रैम से आएगा या रोम से आएगा। तो उन सब केसेस के अंदर हम लोग मार्क्स को इस्तेमाल करते हैं। तो 2 to 1 मार्क्स मैंने अगर बनाना हो तो ये आप देखें, ये 2 to 1 मार्क्स का जो है ये हमारा सर्किट है। इसमें ये इनपुट है I0 और I1, और ये एंड गेट्स के साथ कनेक्टेड है, और ये आपकी सिलेक्ट लाइन है। तो सिलेक्ट लाइन को जब मैं करता हूँ 0, तो ये वाला एंड गेट की ये वाली इनपुट हो जाती है 0। इसका मतलब है कि I1 आगे नहीं प्रोपिगेट होगा, क्योंकि I1 चाहे 0 हो तो भी ये 0 ही देगा, I1 1 हो तो ये 0 ही देगा। जबकि S0 के ऊपर ये 1 हो जाएगा, तो एंड गेट की ये वाली इनपुट 1 हो जाएगी। अब I0 1 हुआ तो यहाँ पे 1 आएगा, और अगर I0 0 हुआ तो यहाँ पे 0 आएगा। तो इसका मतलब सिलेक्ट 0 के ऊपर I0 आ जाता है, और सिलेक्ट 1 के ऊपर I1 आ जाता है। ये किसी का माइक्रोफोन ऑन है, वो जरा ऑफ कर दें, एको आ रही है। अच्छा, अगला है हमारा 4 to 1 मार्क्स। सो 4 to 1 मार्क्स के अंदर हमारे पास 4 इनपुट्स हैं। अगेन चूंकि अगर आपके पास 4 इनपुट्स हैं तो आपकी सिलेक्ट लाइंस जो हैं वो 2 होनी चाहिए, ताकि उसके 4 कॉम्बिनेशंस बने। तो वो फिर वही बनेगा कि 0 0 के ऊपर इट शुड सिलेक्ट I0। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर मैं इसको रखता हूँ 0 और इसको भी 0 रखता हूँ, तो अगर ये इन्वर्टर से गुजर के यहाँ पे 1 आ जाता है, ठीक है। और S0 को भी मैं 0 रखता हूँ तो मैं इन्वर्टर से गुजर के यहाँ पे इस गेट पे 1 आ जाता है। तो इस एंड गेट की दोनों इनपुट्स अब 1 हो गई हैं, तो I0 पे जो भी डेटा होगा वो प्रोपगेट होके इसके ऊपर आ जाएगा, हमारी आउटपुट के ऊपर Y के ऊपर। इसी तरह से 1 0 हमने कनेक्ट इस तरह करना है कि ये सिलेक्ट हो जाए, 0 1 पे ये सिलेक्ट हो जाए, 1 0 पे ये सिलेक्ट हो जाए, और 1 1 पे ये सिलेक्ट हो जाए। 1 1 को भी हम देख लेते हैं, अगर S1 हो तो ये डायरेक्टली ये इनपुट 1 हो गई, और S0 भी 1 हो तो ये इनपुट सिलेक्ट हो गई। तो दैट मीन्स कि I3 इज नाउ बीन सिलेक्टेड, और I3 का डेटा जो है वो आउटपुट पे अपीयर हो जाएगा। ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? नो सर। नो। ओके। अच्छा, एक और भी सिनेरियो हमारे पास इस तरह का कई दफा बनता है कि हम लोग बजाय इसके कि एक लाइन को आउटपुट के ऊपर देना चाहें, हो सकता है हमारा 4 बिट का डेटा हो। माइक ऑफ है, 4 बिट का डेटा हो, प्लीज माइक ऑफ कर दें। ओके, सो आपका 4 बिट का डेटा हो, और 4 के 4 बिट्स जो हैं आपने यानी आउटपुट के ऊपर देने हो। तो इस तरह का मार्क्स इस तरह का बनेगा कि इसके अगेन 2 सेट्स ऑफ इनपुट्स हैं, B0 B1 B2 और B3, और A0 A1 A2 और A3। और सिलेक्ट लाइन जो है
ये साथ एक इनेबल है, इसको भी आप छोड़ते हैं। सिलेक्ट लाइन में 0 आप सिलेक्ट करेंगे तो ये चारों की चारों बिट्स आउटपुट पे कनेक्ट हो जाएंगी। आउटपुट भी इसकी 4 बिट की है, y3 y2 y1 0। और सिलेक्ट लाइन को जब आप 1 करेंगे तो b3 जो b है वो आपका कनेक्ट होकर y पे आ जाएगा। ये उन सिनेरियोज के अंदर है जहां आपका डेटा सिंगल बिट का नहीं है बल्कि 4 बिट का है। कई दफा आपका 8 बिट का भी डेटा हो सकता है। 8 बिट का डेटा होगा जहां पे आप कोई एक बाइट सेलेक्ट करना चाहते हैं कि एक बाइट यहाँ से है और एक बाइट यहाँ से है, तो वो 8 की 8 बिट्स इकट्ठी आउटपुट के ऊपर आ जाएंगी और उसकी 8 बिट की ही आउटपुट होगी। तो इसको हम लोग कहते हैं कॉर्ड 2 to 1 मक्स, ठीक है। और ये बना किस तरह से है? ये बना है सिंगल मक्सेस को लेके 2 to 1 मक्सेस को हम लोगों ने एक सिलेक्ट लाइन कॉमन कर दी है। यहाँ पे आप देखें इसकी एक ही सिलेक्ट लाइन है और जो हमारी बिट्स हैं वो हमने x3 y3 यहाँ अप्लाई की है, x2 y2 x1 y1 और यहाँ पे हमारी आउटपुट आ जाती है। सिलेक्ट लाइन 1 करते हैं, सिलेक्ट लाइन 0 करते हैं तो x3 x2 x1 और x0 सिलेक्ट हो जाता है। सिलेक्ट लाइन को 1 करेंगे तो y3 y2 y1 और y0 आपका यहाँ आउटपुट पे आ जाएगा। इसका जो सर्किट है वो ये है। इसमें एक इनेबल है। इनेबल आपको याद होगा कि इनेबल 0 पे वो कम्प्लीटली ऑफ हो जाता है और इनेबल 1 के ऊपर वो काम करता है। तो इनेबल तो सिंपल एंड गेट की एक इनपुट होती है, इनेबल तो यहाँ तक हो गया। बाकी ये सिलेक्ट लाइंस है आपकी और यहाँ से इन्वर्ट होकर भी जा रही है और एक्चुअल जा रही है और ये आपके 4 आउटपुट्स हैं। तो ये आपका कॉर्ड 2 to 1 मक्स है। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? सर जरा इनेबलर का समझा दें, बाकी समझ क्या चीज? इनेबलर बता दें जरा दोबारा। इनेबल, हाँ ये इनेबल जैसे से मैंने कल भी बात की थी कि इनेबल जो है ना वो एक तरह का ऑन ऑफ स्विच है, ठीक है, पूरे सर्किट का। जब आप इनेबल को 0 कर देते हैं तो रिगार्डलेस के यहाँ पे क्या है या सिलेक्ट क्या है, आउटपुट हमेशा 0 रहती है। ओके, वो किस तरह हम अचीव करते हैं कि हम इनेबल को एंड गेट्स जो है ना उसकी एक इनपुट बना देते हैं। ये देखें, तो इनेबल को जब मैं 0 करूंगा तो एंड गेट की एक इनपुट 0 हो जाएगी, हर एंड गेट की, यहाँ पे सबकी, क्योंकि इनेबल आप देखें सारे एंड गेट्स के साथ कनेक्टेड है। तो एंड गेट की जब एक इनपुट 0 हो जाए तो बस उसकी आउटपुट 0 ही होती है, रिगार्डलेस के बाकी क्या हो। तो चूंकि ये सारे जीरोज हैं तो फिर ये भी आगे सारे 0 ही रहते हैं। तो ये इनेबल है। इनेबल को मैं 1 कर दूंगा तो बस फिर उसके बाद एंड गेट में क्या आउटपुट आएगी वो डिपेंड करेगा उसके रिमेनिंग इनपुट्स के ऊपर। तो रिमेनिंग इनपुट्स के हिसाब से वो काम करेगा। तो एंड गेट जो है वो फिर एक्चुअली काम करना शुरू कर देगा रिमेनिंग इनपुट्स पे। लेकिन जब मैं एंड गेट को 0 दे देता हूं तो फिर एंड गेट ऑफ हो जाता है रिगार्डलेस ऑफ रिमेनिंग इनपुट्स। तो इनेबल को मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँ। और कोई एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। ओके, ये चलें, इसका कोई इतना मसला नहीं है। अच्छा, जो मक्स है उससे भी आप अपना कोई भी बुलियन फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग बुलियन फंक्शंस, बस ये आज हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद नेक्स्ट वीक करेंगे। सो फॉर एग्जांपल ये आपके पास है 4 to 1 मार्क्स, ठीक है, और ये इसकी 2 सिलेक्ट लाइंस हैं और I0 I1 I2 I3 है y। अच्छा, और आपको कोई बुलियन फंक्शन दिया जाता है कि यार ये मेरा बुलियन फंक्शन है, f इज अ फंक्शन ऑफ x y, 2 वेरिएबल्स है और इट इज 1 एट मिन टर्म 0 1 and 3। आपने इसका ट्रुथ टेबल बनाया, आपने कहा अच्छा 0 0 पे ये 1 है, 0 1 पे ये 1 है, 1 0 पे ये 0 है और 1 1 के ऊपर ये 1 है। ये आपकी मिन टर्म्स है ना 0, सो ये दिस इज मिन टर्म 0 1 2 3। तो 0 1 सो 0 1 और 3 के ऊपर ये 1 है, ये आपने बना दिया। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, आप x और y को, ये जो आपके 2 वेरिएबल्स थे, इसकी 2 सिलेक्ट लाइंस के ऊपर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। नाउ
सॉरी ये तो y भी हो गया। अच्छा नाउ हम कर क्या रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये कहां पे ये फंक्शन जो है ये 1 है। फॉर एग्जांपल 0 0 जब x मसलन x और y 0 0 है, यहाँ पे 0 0 जब आएगा तो 0 0 पे मुझे पता है मेरा I0 सिलेक्ट होना है, ठीक है, तो I0 पे मैं 1 कर दूंगा। इसी तरह से 0 1 पे I1 सिलेक्ट होना है, तो I1 को मैं 1 कर दूंगा इसके हिसाब से। अच्छा 1 0 के ऊपर I2 सिलेक्ट होना है, तो मैं इसको, मुझे पता है ये यहाँ पे ये 0 है, तो मैं यहाँ पे 0 प्रोवाइड कर दूंगा। और I3 जो है वो 1 1 है, इस पे भी मुझे पता है कि 1 ने सिलेक्ट होना है, 1 आना चाहिए, तो I3 को मैं 1 पे सेट कर दूंगा। यानी कि ये बुलियन फंक्शन जहां जहां 1 होगा उसके करस्पॉन्डिंग में 1 दे दूंगा, जहां 0 होगा वहां 0 दे दूंगा, और जो मेरी वेरिएबल्स हैं इनपुट उनको मैं सिलेक्ट लाइन से कनेक्ट कर दूंगा। तो अब आप देखिए जो आपका फंक्शन f है वो एग्जैक्टली उन्हीं जगहों पे 1 होगा जिन जगहों पे x और y आपने ट्रुथ टेबल में किया था। तो इस तरह से करके आप इससे कोई भी बुलियन फंक्शन जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। सर इसकी सर्किट डायग्राम है? मक्स की सर्किट डायग्राम क्या है? ये जो इसकी तो यही सर्किट डायग्राम है ना जो ये है। अब आप अगर ये पूछना चाहते हैं कि मक्स के अंदर क्या है, तो मक्स के अंदर तो ये हम देख चुके हैं, ये है मक्स, ये सिंपल मक्स था, ये 2 to 1 मक्स था, ये 4 to 1 मक्स था, ये हमने अभी किया तो है। बस वो 2 to 1 दिख रहा है ये वाला जी, बस ठीक है, ये 2 to 1 है, ये 4 to 1 है, और बाकी ये कुछ कॉर्ड मक्सेस हैं। तो ये मक्स के अंदर तो यही है, ये है 4 to 1 मक्स। बाकी ये है कि आपने जहां जहां बुलियन फंक्शन आपका 1 है उनके करस्पॉन्डिंग आप 1 दे दें, तो बाकी सिलेक्ट लाइन से कनेक्ट कर दें, तो आप कोई भी बुलियन फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चलें एक छोटी सी एक्सरसाइज करें ना, आप बुलियन फंक्शन इंप्लीमेंट करें। टेक 0 1 7 6, ठीक है, ये आपका बुलियन फंक्शन है, इसको इंप्लीमेंट करें यूजिंग अ मक्स। ये सारे लोग करें। डायग्राम बनानी है? हाँ बनाएंगे पूरा, बताएं मुझे मक्स का साइज क्या होगा, इनपुट्स पे क्या कनेक्ट होगा, आउटपुट्स पे क्या कनेक्ट होगा, सेलेक्ट लाइंस पे क्या होगा। पहले तो बताएं इसमें मक्स कौन सा लगेगा? सर इसमें सर क्या क्वेश्चन किया आपने? सर 8 इनपुट लगेंगे। सर 8 to 3 octal to 8 to 3 8 बिल्कुल 8 इनपुट्स होंगी और 3 सिलेक्ट लाइंस होंगी, फिर ये बनेगा। चले कोई एक बना के इसकी फिगर बिल्कुल जैसा ये बनी हुई है इस तरह से वंस और जीरोस करके तो जरा चैट विंडो में शेयर करें, फिर हम क्लास एंड करते हैं। जब कोई शेयर कर लेगा देन वी एंड इट। सर वो आपने क्लियर कर दिया? क्या क्लियर कर दिया? जो मिड टर्म्स गिवन थी। हाँ अच्छा चलिए यार, अच्छा ये एक एग्जांपल है,
हाँ जी, आपका क्या क्वेश्चन है? सर वो पेपर के हवाले से सवाल था। जी जी पूछिए। सर वो क्वेश्चन नंबर 1 की जो क्वेश्चन नंबर 1 था बॉब वाला, उसकी सर क्या इक्वेशन बन रही है? कौन से पेपर की बात कर रहे हैं? कौन सा क्वेश्चन नंबर 1? किस पेपर का? डीएलडी लैब के पेपर की बात कर। डीएलडी लैब के पेपर के क्वेश्चन 1 की इक्वेशन क्या बन रही है? उसका सॉल्यूशन आपने उनसे मांगा है लैब इंजीनियर से? सर उन्होंने सर ने भी हमें आंसर दिया था, लेकिन वो हमारा उसका आंसर में ना जरा सा डिफरेंस आ रहा था, तो हमने सर को क्लैरिफाई किया है, तो सर कह रहे हैं ये नहीं है, तो हमने कह रहे थे कि आपसे भी एक दफा पूछ लें। अच्छा, वो लैब का वो क्वेश्चन आप शेयर कर सकते हैं चैट विंडो में? यस सर, मैं कर देता हूँ आपको। जरा करें। माइक ऑफ करें यार, किसी का माइक ऑन है। सर कर दिए। अच्छा ठहरो, लेट मी सी। अच्छा, ये the outsider keeps on watching and records. The outside question, when outsider keeps on watching and record Bob's participation dependent on homework being expected, regardless of whether the sky is bright or not, and whether Bob sets his alert the prior night. Help our outsider companion to infer the least difficult expression for Bob's participation. For the possible input pattern out of all the available combinations, wherever the holds true for given conditions and false wherever the input does not hold true. Bob participation homework. Bob participation will only when all the activities are absent. क्या है इस बार? अच्छा, ये बेसिकली यानी कि ये आपके 3 वेरिएबल्स हैं h, b और a, और ये जो आउटपुट है ये आपकी 1 है, इन सब पे सिवाय पहले उसके। सर ये एच बी और ए 3 वेरिएबल होमवर्क, ब्राइटनेस और अलर्ट के बन रहे हैं। अब हाँ। सर इसकी ना इक्वेशन बनानी है। अब हमारी जो इक्वेशन हमने बनाई है, हमारी बन रही है कि होमवर्क प्लस ब्राइट प्लस अलर्ट, यानी कि और गेट यूज हो रहे हैं हमारे, लेकिन सर कहते हैं कि आपका और ब्राइट एंड अलर्ट होना चाहिए, ब्राइट एंड अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि सर कह रहे हैं इधर क्वेश्चन के अंदर ये आ रहा है इज ब्राइट और नॉट एंड बेटर, लेकिन हम सर को कह रहे हैं सर, लेकिन जब सवाल की स्टेटमेंट आप शुरू करेंगे तो रिगार्ड। हाँ देखिए मेरी बात सुने। सिंपल सी बात ये है कि ये एक ट्रुथ टेबल आपको दिया गया है, ठीक है ना? इट डजंट मैटर वो क्या है क्या नहीं है। ट्रुथ टेबल तो उन्होंने आपको बना के दे दिया ना कि एच की क्या, एच का 1 है, बी और ए, ये पूरा आपके पास एक ट्रुथ टेबल है। अब आपके पास और ये आपकी आउटपुट है, ये आपका फंक्शन जो है एच बी 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 है, ये आपका फंक्शन है। हमने खुद बनाया हमने ये ट्रुथ टेबल आपने खुद बनाया है? यस सर। अच्छा, फिर ये हाँ, इसमें कोई गड़बड़ हो सकती है। मेरा ख्याल था ये उन्होंने आपको दिया है। वो कहते हैं सर मैंने दिया था ना अभी। अच्छा, मैं ये ना करके मैं उनसे ये ले लेता हूँ पेपर, तो मैं ये करके तो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ फिर। ठीक है, लेट मी सी। कल मैं आपको बता देता हूँ इसका क्या सोल्यूशन है। ओके, चलिए, if there are any other questions, अगर हैं तो नहीं है तो then we can end the class। सर ये क्वेश्चन चेक कर ले, मैंने शेयर किया अपने चैट विंडो में। ये वाला
एक सेकंड, मक्स वाला जो आपने दिया था ना अभी। मक्स वाला, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, चलें गुड, ठीक है सर ये। हाँ ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आप ऐसे ही देंगे, मतलब फंक्शन दिया हो सकता है, तो हाँ हमने उसका मैं ट्रुथ आपको टेबल दे बना दूं कि के। हाँ भाई ये वाला फंक्शन है तो इसको मार्क्स से इम्प्लीमेंट करें या डिकोडर से इम्प्लीमेंट करें, तो ये हो सकता है बिल्कुल। सर अल्लाह ऐसे ही बना के। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। सर आपने ये अटेंडेंस कितने बजे डाउनलोड की है? मैंने, मेरा ख्याल है 12:15 पे। सर मैं लेट ज्वाइन किया था,